नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं आज के टॉप 100 खबरों पर। आखिरकार ट्विटर ने भारत के नए आईटी नियमों को मान ही लिया। कंपनी ने भारत में अपना रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त किया है। ट्विटर ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बताया है कि उसने विनय प्रकाश को शिकायत अधिकारी बनाया है। सरकार ने 25 फरवरी को नए कानून लागू किए थे। इन नियमों का 3 महीने के भीतर यानी 25 मई से पहले पालन किया जाना चाहिए, लेकिन ट्विटर ने डेडलाइन खत्म होने के 46 दिन बाद इन नियमों का पालन किया है। इससे पहले 23 जून को ट्विटर इंडियन के अंतरिम शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इनकी नियुक्ति कुछ हफ्ते पहले ही ट्विटर इंडिया के नए आईटी नियमों के पालन के लिए ही की गई थी। नए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने 8 जुलाई को अपना मंत्रालय संभाला था। इसके तुरंत बाद उन्होंने सबसे पहले ट्विटर को चेतावनी दी थी। भाजपा शासित असम में भी अब लव जिहाद जैसा कानून लाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह कानून ऐसे लोगों पर नजर रखेगा जो अपना धर्म छिपाकर लड़कियों से शादी करते हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि ये लव जिहाद कानून नहीं कहलाएगा और ये हिंदू और मुस्लिम दोनों पर लागू होगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, इस कानून के आने के बाद हिंदू पुरुष भी अपनी जानकारी छिपाकर किसी हिंदू महिला से शादी नहीं कर सकेगा। हम इस कानून के लिए लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। हमारा मानना है कि हिंदू भी छल से शादी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, मेरे लिए तो वो भी जिहाद है। जब कोई हिंदू ऐसा करता है, ये कानून धोखा करके शादी करने वालों को रोकेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान हमने अपने घोषणा पत्र में इसका वादा किया था। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते वर्चस्व ने अमेरिका, रूस और भारत सहित कई देशों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। सूत्रों के अब जानकारी सामने आ रही है कि भारत के 50 डिप्लोमेट्स और कर्मचारियों ने कंधार का दूतावास खाली कर दिया है। हालांकि आपातकालीन सेवाएं चालू हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनिदम बगाची ने कहा कि दूतावास को बंद नहीं किया गया है। कंधार में तालिबान और अफगानिस्तान की आर्मी में चल रही लड़ाई को देखते हुए स्टाफ को कुछ दिनों के लिए बुला लिया गया है। तालिबान के प्रवक्ता सुशील शाहीन ने चीनी मीडिया साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि अफगानिस्तान के 85% हिस्से पर तालिबान कब्जा कर चुका है। भारत सरकार की तरफ से कई बार कहा जा चुका है कि कंधार और मजार शरीफ के दूतावास को बंद नहीं किया जाएगा। वहां पहले ही तरह व्यवस्थाएं जारी रहेंगी। देश में शनिवार को कोरोना के 41,463 मामले सामने आए। इस दौरान इतने ही यानी 41,463 मरीजों की महामारी की मौत थी, जबकि 898 लोगों की बीते दिन संक्रमण की वजह से मौत हो गई। रिकवरी की बात करें तो पिछले कई दिनों से कोरोना को मात देने वाले मरीजों की संख्या नए संक्रमितों से ज्यादा रही है। रोजाना औसतन 40,000 लोग ठीक हो रहे हैं। देश के 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी शामिल हैं। यहां पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है। यहाँ पाबंदियां तो है, साथ छूट भी है। इनमें छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और गुजरात शामिल हैं। प्रदेश कारोबारी रिसर्च ब्रांड रविवार को अंतरिक्ष की सैर पर जाएंगे। अगर ये उड़ान कामयाब रही तो उनकी कंपनी वर्जिन अंतरिक्ष के लिए कमर्शियल टूर शुरू करने की और सबसे बड़ा पड़ाव पार कर लेगी। रिचर्ड बतौर मिशन स्पेशलिस्ट स्पेशल शिप 2 यूनिट सी के जुड़ेंगे। उनके साथ भारत की बेटी सिरिशा बांदला समेत 5 और लोग उड़ान भरेंगे।
उनके सफर को देखने के लिए एलन मस्क भी मौजूद रह सकते हैं। मस्क टेस्ला के सीईओ हैं और उनकी कंपनी स्पेसएक्स स्पेस टूरिज्म की बड़ी खिलाड़ी बनने की कोशिश में जुटी हुई है। मस्क ने ब्रैंसन को इस ऐतिहासिक यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वह उनकी उड़ान देखने के लिए न्यू मैक्सिको में लॉन्च साइट पर मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग समेत कई जगहों पर इस वक्त राष्ट्रीय जांच एजेंसी की रेड चल रही है। बताया जा रहा है कि छापेमारी आतंकियों की फंडिंग से जुड़े मामलों को लेकर की गई है। न्यूज के मुताबिक अनंतनाग के 4 और श्रीनगर में एक जगह पर एनआईए की रेड चल रही है। अब तक इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक 36 साल की महिला भी शामिल है। एनआईए के छापेमारी में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के सुरक्षाकर्मी भी शामिल रहेंगे। मामले में और भी कुछ गिरफ्तारियां हो सकती हैं। 36 साल की जिस महिला को गिरफ्तार किया गया है, उसके पास से चाइनीज ग्रेनेड और 48,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। ट्रैवलर एस्ट्रोनॉट सो 004 रोल रिसर्चर एक्सपीरियंस डेट 11 जुलाई 2011 टाइम शाम 6:25 आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के चिराला में जन्मी सिरिशा बांदला न्यू मैक्सिको के स्पेस सेक्शन के अंतरिक्ष की उड़ान भरने जा रही है। सब कुछ ठीक रहा तो वो अंतरिक्ष जाने वाली भारत में से जन्मी दूसरी महिला बन जाएंगी। इससे पहले हरियाणा में जन्म लेने वाली कल्पना चावला ने अंतरिक्ष की उड़ान भरी थी। वर्जिन गैलेक्टिक के स्पेस प्लान वीएसएस यूनिटी में सवार सिरिशा जब ध्वनि से भी 3 गुना तेज रफ्तार से अंतरिक्ष की तरफ जाएंगी तो जाहिर है उनकी आंखों के सामने जिंदगी के 34 सालों की झलकियां जरूर होंगी। महज 4 साल की उम्र में आंध्र प्रदेश से अमेरिका का सफर, अंतरिक्ष जाने का सपना देखना, एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना, आंख में कुछ कमी की वजह से नासा न जा पाना, स्ट्रीम बदलकर स्पेस पॉलिसी चुनना, वर्जिन गैलेक्टिक में इंटर्न से वाइस प्रेसिडेंट तक का सफर और अब अंतरिक्ष की उड़ान। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के चिराला में 1987 में सिरिशा का जन्म हुआ। अर्जेंटीना ने 28 साल में पहले और ओवरऑल 15वां कोपा अमेरिका टूर्नामेंट जीत लिया है। एंजल डी मारिया के गोल की बदौलत टीम ने फाइनल में ब्राजील को 1-0 से हराया है। 16 साल के करियर में यह उनका पहला इंटरनेशनल खिताब रहा। मैच में नेमार और मेसी की दोस्ती के भी कई बेहतरीन पल देखने को मिले। मैच में हार के बाद नेमार की आंखों में नमी आ गई। मेसी ने जाकर उनको गले लगा लिया। दोनों ने ग्राउंड पर बैठकर बात भी की। मेसी और नेमार एक क्लब से खेल चुके हैं। मेसी स्पेनिश क्लब बार्सिलोना से खेलते हैं। बाद में उन्होंने फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मन ज्वाइन कर लिया था। अर्जेंटीना के स्टार फॉरवर्ड डी मारिया ने ब्राजील के खिलाफ एकमात्र गोल दागा। ब्लैक फंगस ब्रेन की हड्डियां गला रहा है। हड्डियां बिस्किट की तरह पतली होती जा रही हैं। संक्रमण के डिटेक्टिव होने में देरी के कारण ऐसा हो रहा है। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में ऐसे कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। ब्लैक फंगस के इलाज में लगी डॉक्टरों की टीम ने कहा कि ऐसे मरीजों की जान ऑपरेशन से बचाई जा रही है। हालांकि इलाज में देरी होने के कारण समस्या बढ़ रही है। इसके बाद संक्रमण ब्रेन तक पहुंच जाता है। इसे डिटेक्ट करने या फिर इलाज में देरी करने से समस्या बढ़ जाती है। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के न्यूरोसर्जन डॉक्टर ब्रजेश कुमार और नाक के रास्ते ब्रेन तक की सर्जरी करने वाले ईएनटी के एचओडी डॉक्टर राकेश कुमार सिंह का कहना है कि संक्रमण का डिटेक्ट करने में देरी से फंगस ब्रेन में काफी गंभीर हो जाता है। आईजीआईएमएस में कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें ब्रेन की हड्डियां गलकर बिस्किट की तरह हो गई हैं। ब्रेन में फंगस के कारण स्थिति गंभीर हो जाती है। कई ऐसे मरीज आए हैं जिनकी हड्डियां गलनी शुरू हो गई हैं।
दिल्ली में रविवार को अनलॉक 7 की गाइडलाइन जारी की गई है। एक और सहूलियत देते हुए 50% क्षमता के साथ किसी भी तरह के ट्रेनिंग सेंटर को खोलने की छूट दी गई है। इसके अलावा एकेडमिक प्रोग्राम के तहत होने वाली गैदरिंग की अनुमति भी दी गई है। इसमें स्कूल कॉलेज से जुड़ी मीटिंग भी शामिल है। पिछले रविवार को दिल्ली सरकार ने बिना दर्शकों के स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खोलने की मंजूरी दी थी। हालांकि सिनेमा घर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम और स्कूल कॉलेज खोलने जाने पर पाबंदी अभी भी जारी है। इसके साथ ही सामाजिक राजनीतिक जमावड़ों पर भी रोक है। दिल्ली में 27 जून को अनलॉक 5 का ऐलान किया गया था। तब जिम और योगा सेंटर 50% क्षमता के साथ खोलने की छूट दी गई थी। 21 जून को अनलॉक 4 का ऐलान किया गया था। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नतीजे लगातार आना जारी हैं। भाजपा ने अब तक 825 ब्लॉक प्रमुख सीटों में 635 से ज्यादा सीटें हासिल कर बड़ी जीत दर्ज कर दी है। सीएम योगी ने जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि हम 635 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। चुनाव की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि पार्टी की बम्पर जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए इसे योगी सरकार की नीतियों की जीत बताया था। नतीजों को देखें तो सपा 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पा रही है। अब तक सपा को 55 सीटों पर जीत मिली है। राजधानी लखनऊ की 8 सीटों में से भाजपा ने 7 और निर्दलीय से 1 सीट जीती है, जबकि सपा का खाता तक नहीं खुला। पीएम मोदी की संसदीय क्षेत्र बनारस की 8 में से भाजपा को 5 सीटों पर जीत मिली है। सीएम योगी के जिले गोरखपुर में भाजपा ने 20 में से 18 पर कब्जा कर दिया है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में अवैध अनाथ आश्रम से शनिवार को 20 बच्चों को मुक्त कराया गया। इनमें 10 लड़के और 10 लड़कियां हैं। ज्यादातर बच्चे मध्य प्रदेश के मंडला और बैतूल के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि कई बच्चे के माता पिता का कोरोना में मौत हो गई। हालांकि समाज कल्याण विभाग ने इसकी पुष्टि नहीं की है। विभाग का कहना है कि बच्चों के परिजन का पता लगाया जा रहा है। जिस संस्थान ने इस बच्चों को मुक्त कराया गया उसे महज 20 दिन पहले ही शुरू किया गया था। ऐसे में बाल तस्करी की भी आशंका जताई जा रही है। छापा मारने पर तो एक मकान में ये बच्चे मिले हैं। इस मकान के सामने अनाथ आश्रम का बैनर बच्चों को यहां अवैध रूप से रखा गया था। एमपी में इंदौर के पास पीथमपुर में दुनिया का 5वां और एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड सुपर कार टेस्टिंग ट्रैक नेट्रिक्स बनाकर तैयार हो गया है। इसके कर्व पर भी 308 किलोमीटर की रफ्तार से मुड़ती है। तो फिर मैक्सिमम स्पीड क्या है? इसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी आप जितनी रफ्तार से गाड़ी दौड़ाना चाहते हैं दौड़ाइए। अब तक देश में बनने वाले व्हीकल टेस्टिंग के लिए दूसरे देशों के ट्रैक पर जाते थे। नेट्रिक्स के सेंटर हेड एन करैयप्पा ने बताया कि यह सेंटर 3 साल में 512 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। ट्रैक पर सामान्य स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। सबसे ज्यादा रफ्तार चौथे कर्व ट्रैक पर 308 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, जो अब तक सबसे ज्यादा है। एमपी में 12 जुलाई से प्राइवेट स्कूलों की हड़ताल की घोषणा के बाद अब अभिभावकों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। जबलपुर में जहां नागरिक उपभोक्ता मंच के निजी स्कूल एसोसिएशन को 48 घंटे का नोटिस भेजकर हड़ताल वापस लेने को कहा है, तो भोपाल में पेरेंट सरकार से ट्यूशन फीस लेने और तीसरी लहर की आशंका के चलते अभी स्कूल नहीं खोलने के निर्णय का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है तो हम पूरी फीस क्यों चुकाएं? यदि जरूरत पड़ी तो वे हड़ताल के विरोध में कोर्ट जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 6 जुलाई को स्कूल नहीं खोलने एवं सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेने का ऐलान किया था। 8 जुलाई को प्राइवेट स्कूलों की संस्था एसोसिएशन ऑफ एंड अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों ने इस घोषणा के विरोध में 12 जुलाई के स्कूल बंद करने की चेतावनी दे दी थी। एमपी में ओबीसी आरक्षण मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर पलटवार किया है। कमलनाथ ने शुक्रवार को कहा था, ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस सरकार ने नीति बनाई थी, उसे सरकार लागू करे।
उन्हीं की सरकार के दौरान ही कोर्ट ने स्टे दिया था। सीएम ने कहा कि जितना नुकसान कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का किया है उतना कोई नहीं कर सकता। बाद में इन्हीं ने स्टे करवा दिया। इन्हीं के रहते कोर्ट में स्टे हुआ। आया देश की चिंता थी तो ढंग से वर्कआउट करना था। वो जानते थे कि इसमें कुछ नहीं होना है। कहा गया उनकी नीयत ठीक नहीं थी। सीएम ने कहा कि भाजपा हमेशा कमजोर वर्गों के साथ रही है। ओबीसी के आरक्षण के संबंध में जो भी प्रयास किए जा सकते हैं वे हर संभव किए जा रहे हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर सरकार भी चिंता बढ़ा गई है। अनलॉक के बाद बाजार खुलने से लोग मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को लेकर बेपरवाह हो गए हैं। इसको लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं मध्य प्रदेश वासियों से अपील करना चाहता हूं कि सावधान रहें। आज 27 आए हैं केसेस। एक्टिव केस भी 392 बचे हैं, लेकिन जीका वायरस, डेल्टा प्लस वेरिएंट, यह सब इतने खतरनाक हैं। उन्होंने कहा मैं रोज समीक्षा कर रहा हूं, टेस्ट भी हो रहे हैं। नए केस आने पर कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग भी हो रही है। संक्रमितों को आइसोलेट भी किया जा रहा है। सरकार की तरफ से तीसरी लहर की तैयारी के लिए उपाय किए जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार जेडीयू से हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि नीतीश कुमार के सीएम रहते हुए भी उनकी सरकार से लेकर उनके दल तक में पावर के विकेंद्रीकरण हो रहे हैं। ये अलग अलग नेताओं के पास हैं और ये नेता इसका अलग अलग उपयोग भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार के अलावा ये पावर सेंटर हॉल के साल में बने हैं। पहले और दूसरे कार्यकाल में जो नीतीश कुमार सुपर पावर सेंटर थे। बताएंगे कि कहां कहां है पावर सेंटर नीतीश बिहार के सीएम। पार्टी में कोई पद नहीं है, लेकिन जेडीयू के सर्वोसर्वा हैं। सरकार और जेडीयू में इनके द्वारा ही फैसले लिए जाते हैं। दिसंबर 2020 तक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बाद में उन्होंने ये कहते हुए पद छोड़ दिया कि एक व्यक्ति एक पद पर ही रहेगा। उसके बाद आरसीपी सिंह नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। कहते हैं ना कि जब आदमी जग से हारता है तो वो अपने घर में अपनों का साथ ढूंढता है। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं चिराग पासवान। लगातार राजनीतिक रूप से मात खा रहे चिराग अब अपने रिश्तेदारों को समेटने में लगे हैं, उनसे रिश्ता दुरुस्त करने में लगे हैं। पहले जो खाई बन गई थी, चिराग पासवान उन खाइयों को पाटने में लगे हैं। पासवान आजकल अपने रिश्तेदारों के घर जाकर उन्हें मनाने में लगे हैं। शनिवार को चिराग पासवान अपनी बड़ी बहन उषा पासवान के पटना के कंगबाड़ा स्थित घर अचानक पहुंच गए। जब चिराग पासवान अपनी बड़ी बहन से मिले तो दोनों की आंखों में प्यार ही प्यार था। काफी अरसे बाद भाई ने अपनी बहन को देखा था और बहन ने अपने भाई को। सौतेली बहन उषा पासवान के परिवार के सभी सदस्यों ने चिराग पासवान को खूब प्यार दिया और आगे समर्थन देने की बात कही। चिराग पासवान ने भी खुलकर अपनी बहन का आशीर्वाद लिया। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर शनिवार को भड़क गई। महिलाओं के साथ हो रही बदसलूकी पर तीखा वार किया है। कहा उत्तर प्रदेश में राक्षस राज है। बता दें कि इन दिनों यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान जमकर हिंसा की खबरें आ रही है। इनसे योगी आदित्यनाथ सरकार की आलोचना भी हो रही है। राबड़ी देवी ने यूपी सरकार की आलोचना करते हुए आगे लिखा है, पुलिस के भेष में गुंडे कानून की रखवाली कर रहे हैं। राबड़ी देवी ने यह सब लिखते हुए महाभारत के उस दृश्य को हालात किया है जिसमें दुशासन द्रौपदी जी का अपहरण और चीरहरण कर रहे थे। महिला की साड़ी खींचने की अन्य तस्वीरें भी राबड़ी देवी ने ट्विटर पर डाली है। एक दिन पहले राबड़ी देवी ने स्मृति ईरानी सहित 9 महिला मंत्रियों की तस्वीर ट्वीट की थी। उन्होंने साथ में उत्तर प्रदेश के थाने के गेट पर गिरी एक महिला की फोटो भी डाली थी। रायपुर की पुलिस ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी से आयशा और उसके मंगेतर इरशाद को नोएडा से गिरफ्तार किया है। हाल ही में इस लुटेरी जोड़ी ने रायपुर के डीडी नगर इलाके के एक अपार्टमेंट में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। आयशा और उसका साथी कोरोना वैक्सीन के सर्वेयर बनकर अपार्टमेंट में रहने वाले संजीव कुमार के फ्लैट पर पहुंचे थे। मौका पाकर उसकी पत्नी के गले पर चाकू, आयड़ा और जेवर, मोबाइल फोन व आईपैड लेकर भाग गए।
अब तक की जांच में इनकी साजिश और घटना से जुड़े जो फैक्ट सामने आए हैं वो काफी दिलचस्प हैं। आयशा पेशे से सीए है, ये ऑनलाइन ट्रेंडिंग में दलाली का काम करती हैं। प्रोफेशनल परिचय के अलावा दोनों के बीच बातचीत इस कदर होती थी कि संजीव ने इसे अपने घर का पता भी दे दिया था। शेयर के पैसों के मामले में आयशा को संजीव से 4 लाख रुपए लेने थे। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ कांग्रेस अलग अलग अंदाज में प्रोटेस्ट कर रही है। इसी कड़ी में शनिवार को मुंबई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भाई जगताप के नेतृत्व में शहर के एंटॉप हिल के बरणी नाका इलाके में एक बैलगाड़ी मार्च निकाला गया। मार्च के दौरान सबसे आगे चल रही बैलगाड़ी पर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप अपने 2 दर्जन समर्थकों के साथ खड़े थे। अचानक बैलगाड़ी का वजन बढ़ा और लकड़ी से बनी हुई गाड़ी टूट गई। नीचे गिरने के कुछ ही देर बाद भाई जगताप उठ खड़े हुए और समर्थकों ने हाथ पकड़कर उन्हें खड़ा किया। अच्छी बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई है। कांग्रेस का यह मार्च एंटॉप हिल से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर तक जाने वाला था। इस दुर्घटना के बावजूद कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुंबई के मीरा भाईंदर इलाके में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी संग बदतमीजी एक युवक और युवती को भारी पड़ गई। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद उनका चालान कटा और दोनों ट्रैफिक कर्मी से भिड़ गए। दोनों ने चालान काटने वाले को जमकर गालियां दी और धक्का मुक्की का प्रयास भी किया। हालांकि कुछ ही देर में कुछ अन्य पुलिसकर्मी वहां पहुंचे गए और आरोपी को अरेस्ट कर लिया। मीरा रोड्स पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के मुताबिक घटना गुरुवार दोपहर की है। आरोपियों की पहचान अरुण रतन सिंह और मीना अरुण सिंह के रूप में हुई है। ट्रैफिक पुलिस वाला उन्हें समझा रहा है कि उनकी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी थी, इसलिए उनको चालान फाटा गया, लेकिन ये लगातार उसे उलझे नजर आ रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने जोर दिया है कि टोक्यो ओलंपिक कोविड-19 से सुरक्षाकर्मी रहेंगे, लेकिन जापान में वायरस के मामले बढ़ने से खेलों और खासकर जापानी जनता की सुरक्षा पर संदेह पैदा हो रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ओलंपिक खेलों के कारण देश में वायरस का भीषण प्रकोप हो सकता है। देश में केवल 15% लोगों को वैक्सीन लगा ली गई है। इनमें बहुत लोगों की आयु 65 साल से अधिक है। इससे युवा आबादी के खतरे में पड़ने की आशंका है। 23 जुलाई से शुरू होने वाले खेलों के 2 सप्ताह पहले जापान में संक्रमण 2 माह में सबसे अधिक है। 60,000 एथलीट, कोच, पत्रकार और अन्य लोगों के आने की संभावना है। ओलंपिक आयोजन समिति ने खेलों के लिए जापान पहुंचने वाले लोगों के लिए गाइडलाइन बनाई है। लोगों को सुरक्षा बबल में एक कदम अलग से ही हिदायत दी गई है। देश में शनिवार को कोरोना के केसेस 41,463 मामले सामने आए और 41,463 मामलों ने मात दी कोरोना को, जबकि 898 लोगों की बीते दिन संक्रमण की वजह से मौत हो गई। और इसमें ही एक्टिव केस यानी इलाज कर रहे मरीजों की संख्या में 908 की कमी आई। और जहां बात रही रिकवरी की, तो पिछले कई दिनों से कोरोना को मात देने वाले मरीजों की संख्या नए संक्रमितों से ज्यादा रही है। रोजाना औसतन 40,000 लोग ठीक हो रहे हैं। ऐसे में रविवार को ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ के पार पहुंचने की उम्मीद है। बारां के कृषि उपज मंडी गेट के बाहर शनिवार शाम करीब 5 बजे बदमाश ने एक युवक की हत्या कर दी। उसने 2 राउंड फायर किए। बेरहमी से हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद बेखौफ बदमाश आसपास चक्कर लगाता रहा। इस दौरान वह लगातार फोन पर किसी से बात करता रहा। यह पूरी वारदात वहां की सीसीटीवी में कैद हो गई है। मरने वाले का नाम आजाद था। वह श्रमिक कॉलोनी का रहने वाला था। मर्डर की सूचना शहर में आग की तरह फैल गई। आसपास दहशत मच गई। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल हमलावर की पहचान नहीं हुई है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। झगड़े के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मौके पर जांच में जुटी है। तो टॉप 100 खबरों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार। નથી સાહેબને ટાઈમ નથી
પરંતુ જ્યારથી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર ગુજરાતની અંદર આવી ત્યારથી જનતા ધારાસભ્યને ત્યાં જવાની જગ્યાએ ધારાસભ્ય જનતા જોડે જવાની પરંપરા ચાલુ